मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। मित्रों, आवारा मसीहा अमर कथा शिल्पी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। अब तक मैं आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 5 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 6 निष्कंपा दीपशिखा का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। उस दिन जलधर दादा मिलने आए थे। देखा शरदचंद्र मनोयोग पूर्वक कुछ लिख रहे हैं। मुख पर प्रसन्नता है, आंखें दीप्त हैं, कलम तीव्र गति से चल रही है। पास ही रखी हुई गुड़गुड़ी की ओर उनका ध्यान नहीं है। चीलम की आग ठंडी पड़ गई है। यह देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। आह्लाद से भरकर हाथ की लाठी से उन्होंने मेज पर चोट की और शरदचंद्र को चकित करते हुए बोल उठे, खूब खूब। इतने दिन बाद तुमने कलम पकड़ी है शरद, तुम लिख रहे हो? मुख उठाकर शरदचंद्र बोले, हाँ दादा, लिख रहा हूं। दादा खुश होकर पास की कुर्सी पर बैठ गए। पूछा, यह तुमने क्या आरंभ किया है? शरदचंद्र के मन में बड़े भाई के समान इस मित्र के लिए बहुत बड़ा कष्ट हुआ। मलान हंसी बोले, कहानी उपन्यास नहीं लिख रहा हूं दादा। देशबंधु जेल से छूट आए हैं, उसका सार्वजनिक अभिनंदन हो रहा है, उसी के लिए अभिनंदन पत्र लिख रहा हूं। देशबंधु जेल से सविनय अवज्ञा आंदोलन को नया रूप देने की परिकल्पना लेकर आए थे। उन्होंने काउंसिलों में प्रवेश करने का प्रस्ताव पेश किया। असहयोग के युग में यह प्रस्ताव सबको चकित कर देने वाला था, लेकिन शरदचंद्र ने देशबंधु का साथ नहीं छोड़ा। वे परिषदों को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन अंदर जाकर उन्होंने कहा, ये सुधरी हुई परिषदें नौकरशाही के चेहरे पर एक नकाब हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इसे उतार फेंकें। इन परिषदों को खत्म कर देना ही हमारा सबसे प्रभावशाली बहिष्कार होगा। यह तभी संभव हो सकता है जब परिषदों में हमारा बहुमत हो। यदि हम चुनाव लड़ें तो उनके परिणामों से पता चल जाएगा कि हम तथ्यों के आधार पर आगे बढ़े हैं, कल्पनाओं के सहारे नहीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुमत हमारे पक्ष में रहेगा। बंगाल में इन प्रस्तावों का तीव्र विरोध हुआ, इतना कि शरद बाबू को कांग्रेस कमेटी के सभापति पद से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस दो दलों में बंट गई, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। मित्रों, यह बात है 14 जुलाई 1922 ईस्वी की। गया अधिवेशन में, जिसके सभापति स्वयं देशबंधु थे, 26 दिसंबर 1922 ईस्वी, यह प्रश्न बड़े उग्र रूप से सामने आया। शरदचंद्र उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे। अस्वस्थ हो जाने के कारण वे बीच में ही कलकत्ता लौट आए थे, लेकिन उन्होंने काउंसिल प्रवेश के कार्यक्रम का पूर्ण समर्थन किया। कहा, असहयोग आंदोलन को सहसा स्थगित कर देने से जो घोर निराशा छा गई है, उससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय यही है। चारों ओर के विरोध और अप्रिय आलोचना तथा अशिष्ट आक्रमण के बीच वे निरंतर देशबंधु को उत्साहित करते रहे कि जिस सत्य की उपलब्धि उन्होंने की है उसका वे निरंतर प्रचार करते रहे। अपने अध्यक्षीय भाषण में देशबंधु ने स्पष्ट और निसंकोच भाव से परिषदों में प्रवेश का प्रस्ताव उपस्थित किया, लेकिन वह पारित न हो सका। तब उन्होंने तुरंत अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और पंडित मोतीलाल नेहरू के सहयोग से स्वराज्य पार्टी की नींव डाली। यह बात है 1 जनवरी 1923 ईस्वी की। उन्होंने घोषणा की कि एक दिन देश मेरा कार्यक्रम स्वीकार करेगा। उन्होंने सारे देश का तूफानी दौरा किया। इस दौरे में प्रचार का जो स्तर था, उसके संबंध में मतभेद की गुंजाइश है, और यह भी निश्चित है कि राजनीतिक उत्तेजना में मानवता की क्षति है। लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि शीघ्र ही किसी न किसी रूप में देश ने उनके कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया।
कुछ दिन बाद बम्बई में कार्य समिति और महासमिति की बैठकें हुई। सर्वसम्मति से देशबंधु महासमिति के अध्यक्ष चुने गए। श्री पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा प्रस्तावित तथा श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अनुमोदित यह प्रस्ताव उस समिति में पास हुआ कि सब कांग्रेसियों को अपने मतभेद भुलाकर संयुक्त मोर्चा बनाना चाहिए। कांग्रेस यह निर्देश देती है कि गया में स्वीकार किए गए प्रस्ताव के सिलसिले में अब और किसी तरह का प्रचार न किया जाए। यह उस अप्रिय संघर्ष के अंत का आरंभ था जो कांग्रेस के भीतर विषाक्त वातावरण पैदा कर रहा था। देशबंधु का सबसे भयंकर विरोध स्वयं उनके प्रांत में था। बम्बई में महासमिति की बैठक से 2 सप्ताह पूर्व ही बारिसाल नगर में बंगीय प्रादेशिक कमेटी की बैठकें हुई थीं। सच्चिदानंदन ने लिखा है, देशबंधु सदल वहां पहुंचे थे। शरद बाबू भी साथ में थे। वे सब लोग साधारण सदस्यों के साथ बैठे। किसी ने देशबंधु से मंच पर बैठने तक का अनुरोध नहीं किया। श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती सभापति थे। देशबंधु सभापति के एक रूलिंग के संबंध में बोलने के लिए उठे। श्याम बाबू ने दूसरी ओर मुंह फिराकर कहा, मैं उस आदमी की बात नहीं सुनूंगा। देशबंधु की आंखें अभिमान से जल उठी। वे बोले, श्याम बाबू, मैंने बहुत दिन तक बैरिस्टरी की है। हाई कोर्ट के किसी जज ने मुझसे यह कहने का साहस नहीं किया कि वह मेरी बात नहीं सुनेगा, और आज आप ये शब्द कहते हैं। शरदचंद्र भी उठकर खड़े हो गए। वे कहने लगे, श्याम बाबू, आपने देशबंधु को उस आदमी कहकर पुकारा। महानुभाव शब्द तक का प्रयोग न कर सके। श्याम बाबू उत्तेजित होकर बोले, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। शरदचंद्र यह अपमान नहीं सह सकते थे। राजनीति में आदमी को जैसी मोटी खाल वाला होना चाहिए वैसे वे नहीं थे। क्रोध से उबलते हुए उन्होंने सभा का त्याग कर दिया। जब सब लोग निवास स्थान पर लौटे तो पाया कि वे उत्तेजित होकर बरामदे में इधर उधर घूम रहे हैं। उन्होंने अलीपुर बम केस के सुप्रसिद्ध अभियुक्त उपेंद्रनाथ गंगोपाध्याय के पास आकर कहा, उपेन, तुम तो भाई बम पार्टी के नेता थे, क्या मुझे एक बम तैयार करके दे सकते हो? उपेंद्र दा ने पूछा, बम? बम क्या करेंगे आप? श्यामू चकोती के सिर पर फेंक मारूंगा। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देख सकता। ओरे बाबा, बारेंदो ब्राह्मण, ब्राह्मणों में बारेंदो और रोगों में और भी बहुत कुछ न कहने योग्य उन्होंने कहा, ऐसा कि दूसरे लोग हंस ही सकते हैं। इसलिए सबके सम्मिलित अट्टहास से वह कमरा गूंज उठा। शरदचंद्र और भी क्रुद्ध होकर बोले, आप हंसते हैं? मेरा इस तरह अपमान किया गया, फिर भी आपको हंसी आती है? राजनीति में किसी भले आदमी का इस तरह अपमान किया जाता है। मैं अब और इसमें नहीं ठहर सकता। काफी देख लिया, अब और नहीं। देशबंधु स्नेह के साथ एक हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, ऐसा ही कीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए। आप साहित्यिक हैं, शिल्पी हैं, आपकी अनुभूति अत्यंत नाजुक है। इतनी व्यथा और इतना अपमान आप नहीं सह सकते। आप कांग्रेस और राजनीति को एकदम छोड़ दीजिए। शरद एक कुर्सी पर जा बैठे। हुक्का तैयार था। 2-3 कस खींच कर बोले, किंतु कैसे छोड़ूं? सहसा उनका कंठ वेदना से अभिभूत हो उठा। आंखें भर आईं। अंतःस्थल से एक दीर्घ निश्वास निकला। आपकी इस असहाय अवस्था में, जब चारों ओर से बाधाएं घिरती आ रही हैं, तब उनके बीच में आपका विसर्जन करके भागकर अपनी आत्मरक्षा कैसे करूं? मेरी व्यथा अत्यंत साधारण है, लेकिन आप तो दुखों के दावानल में फंसे हुए हैं। नहीं, आपको छोड़कर नहीं भाग सकता। और वे बड़ी तेजी से हुक्के के कस खींचने लगे। इस अवसर पर बंगी साहित्य परिषद की स्थानीय शाखा ने उनका सम्मान किया। उस सभा में देशबंधु दास, सुभाष चंद्र बोस व किरण शंकर राय आदि उपस्थित थे। अभिनंदन का उत्तर देते हुए भी वे देश को नहीं भूले। उन्होंने कहा, आज इस देश में जिसे महान साहित्य कहते हैं उसका सृजन नहीं हो सकता, क्योंकि हम राजनैतिक, सामाजिक किसी भी दृष्टि से मुक्त नहीं है। जिस दिन वह मुक्ति मिलेगी उसी दिन आनंद के भीतर से उस साहित्य की सृष्टि होगी। देश की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अनुरक्ति वास्तविक थी। तभी तो वे मन, वचन, कर्म से इस संग्राम में योग देने के लिए देशबंधु के पीछे खड़े थे।
इतने विषाक्त वातावरण और इतने संघर्ष के बावजूद देशबंधु ने बंबई में समिति के सदस्यों को अपने दृष्टिकोण से सहमत कर लिया। इसके पश्चात मौलाना आज़ाद के सभापतित्व में कांग्रेस का एक विशेष और कई दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण अधिवेशन दिल्ली में हुआ। यह बात है 15 दिसंबर 1923 की। दिलीप कुमार राय और सुभाष चंद्र बोस के साथ शरत चंद्र भी इसमें भाग लेने के लिए पहुंचे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में अंतिम रूप से समझौता हो गया और अगले निर्वाचनों में खड़े होने तक अपनी राय देने का अधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता सबको दी गई। काउंसिल प्रवेश के विरुद्ध सब प्रचार बंद कर दिया गया। देशबंधु विधानमंडलों में आकर नए सुधारों को निरर्थक सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने कहा, मेरा कहना तो यह है कि या तो मैं वहां उन सुधारों को नष्ट करने के लिए जाऊं जो हमारा खून चूस रहे हैं, या फिर बिल्कुल भी न जाऊं। मुझे इस बात से अत्यंत प्रसन्नता है कि इस समझौते के प्रस्ताव में अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। अगर परिषद में हमारा अल्पमत होगा तो मैं उन सीटों को रिक्त रखूंगा। वे असहयोग के प्रकाशित दीपों का काम करेंगी। इसके तुरंत बाद ही बंगाल काउंसिल के चुनाव आ पहुंचे। देशबंधु ने शरदचंद्र से कहा, आप हावड़ा से खड़े हुए। शरदचंद्र हंस पड़े, बोले, आप मजाक करते हैं? मैं काउंसिल के चुनाव में खड़ा हूं। क्यों न खड़े हों? ना ना ना, उससे क्या, मैं साधारण लेखक हूं। मैं क्या चुनाव में खड़े होने योग्य हूं? लोग क्या कहेंगे? देशबंधु विस्मित होकर बोले, आप क्या कहते हैं शरद बाबू? शरद ने उत्तर दिया, ठीक कहता हूं। देश के लिए मैंने क्या किया है? जेल नहीं गया, वकालत बैरिस्ट्री नहीं छोड़ी, किसी प्रकार का देश निकाला या त्याग स्वीकार नहीं किया। आप मुझको प्यार करते हैं, यह मेरा और आपका व्यक्तिगत मामला है। आप स्वयं कवि और साहित्यिक हैं। साहित्यिक के रूप में ही आप मुझे प्यार करते हैं। मित्रता के नाते मैं आपका प्रियजन हो सकता हूँ, किंतु देश की जनता कैसे मुझे प्रियजन माने? मैं अपनी साधारण साहित्य साधना को राजनीति का मूलधन बनाना नहीं चाहता। विशेषकर काउंसिल का काम, अंग्रेजी भाषण सुनना और देना, इन दोनों से ही मुझे अरुचि है। आप मुझे मुक्ति दीजिए। ऐसे किसी को खड़ा कीजिए जिसे जनता मुक्त मन से स्वीकार करे। यूं ही आपकी विपत्तियों का कोई अंत नहीं है। राय देने वालों के ऊपर अपनी रुचि लादकर अपनी बाधाओं को और अधिक न बढ़ाइए। शिल्पी शरदचंद्र ही ऐसा कह सकते थे। उस समय वे अपनी ख्याति के शिखर पर थे। जन जन की जिह्वा पर उनका नाम था। शायद वे आसानी से काउंसिल के सदस्य और हावड़ा म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन हो सकते थे, लेकिन उनका चिरसंगी आलस्य और शिल्पी का बैरागी मन क्या उन्हें कुछ करने देता? इसलिए उन्होंने ठीक ही अपनी साहित्य साधना को राजनीति का मूलधन नहीं होने दिया। जब कलकत्ता नगर निगम का पुनर्गठन हुआ तो देशबंधु ने अधिकांश सीटें निर्विरोध ही प्राप्त कर ली। वे कलकत्ता के प्रथम मेयर बने, लेकिन शरदचंद्र उसी तरह पीछे खड़े रहे। हाँ, जब दास बाबू ने फॉरवर्ड दैनिक पत्र का प्रारंभ किया तब उन्होंने शेयर बेचने में उनकी यथोचित सहायता की। बात है 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी की। चंदा इकट्ठा करने में तनिक भी रुचि नहीं थी, परंतु जब देशबंधु ने ग्राम संगठन के लिए 3 लाख रुपए की अपील निकाली तब वे उनके साथ दर दर भीख मांगते फिरे। उस दिन रात हो आई थी, पानी बरस रहा था। उस समय देशबंधु दास, सुभाष चंद्र बोस और शरदचंद्र सियालदह के पास एक बड़े आदमी की बैठक में कुछ रुपए पाने की आशा में बैठे हुए थे। सहसा शरद झुंझलाकर बोले, गरज क्या एक आपकी ही है? देश के आदमी सहायता करने में अगर इतने विमुख हो उठे तो रहने दीजिए। देशबंधु के मन पर चोट लगी। कहा, यह ठीक नहीं है शरद बाबू, दोष हम लोगों का ही है। हम लोग काम करना नहीं जानते, अपनी बात समझाकर नहीं कह सकते। बंगाली भावुक हैं, कृपण नहीं। एक दिन जब वे समझेंगे तब अपना सर्वस्व लाकर हमारे हाथ में सौंप देंगे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय भी ऐसे ही आशावादी थे। उन्हीं के शब्दों में नारी कर्म मंदिर की 2 महिलाओं और श्रीयुत श्री प्रफुल्ल चंद्र राय महाशय को लेकर घोर आधी पानी के बीच आमता जिले की ओर हम गए। हमारे आने जाने का खर्च हुआ 50 रुपया। पुलिस का भी इतना ही खर्च हुआ होगा।
उन्नतिशील स्थान है, बहुत से धनी लोग रहते हैं। फिर भी स्थानीय करघे और चरखे की उन्नति के लिए चंदा किया गया तो वादा हुआ 3 रुपये 5 आने का। इसके बाद आचार्य राय ने बड़े परिश्रम से यह आविष्कार किया कि वहाँ के 2 वकील विलायती कपड़ा नहीं खरीदते, और एक आदमी ने उनकी वक्रता पर मुग्ध होकर उसी दिन प्रतिज्ञा की कि भविष्य में अब वह भी विलायती कपड़ा नहीं खरीदेगा। प्रफुल्ल चंद ने प्रफुल्ल होकर मेरे कान में चुपके से कहा, हाँ, यह जिला उन्नतिशील है और जरा लगे रहिए। उस दिन वे भी निरुत्तर हो गए थे। आज भी बंगाल के प्रति देशबंधु का यह प्रेम देखकर वे निरुत्तर हो गए। उन दोनों के संबंधों में एक विशेषता थी। देशबंधु के साथ अनेक व्यक्ति थे, परंतु वे सब उनके शिष्य थे। श्रद्धा भक्ति रखते थे। मित्र और सखा का सौहार्द मिलता था उन्हें केवल शरचंद से। जब वे आघात पर आघात पाकर व्याकुल हो उठते तब मौन प्राण को प्रफुल्ल करने वाले शरचंद ही थे। आर्थिक सहायता करने में भी वे कभी पीछे नहीं रहे। मोटी रकम का चेक चुपचाप देशबंधु के हाथ में थमा आते। तारकेश्वर के तत्कालीन महंत सतीश गिरी के विरुद्ध महावीर दल के स्वामी सच्चिदानंद और स्वामी विश्वानंद ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। यह बात है सन 1924 ईस्वी की। वे दोनों सुधारवादी व्यक्ति थे, परंतु महंत की शक्ति भी कम नहीं थी। इसीलिए वे दोनों स्वामी देशबंधु की शरण में आए। एक दिन क्या हुआ कि स्वयं इन दोनों स्वामियों में किसी बात को लेकर काफी विरोध पैदा हो गया। देशबंधु ने बड़े बड़े समझौते कराए थे, परंतु उन दोनों स्वामियों में समझौता करा सकने में वे सफल नहीं हो सके। उस दिन वो दोनों स्वामी चीख चीख कर अपनी बात कह रहे थे। संयोग से शरदचंद भी वहां उपस्थित थे। देशबंधु की व्यथा का कोई अंत नहीं था। बोले, शरद बाबू, अब निश्चय ही प्राण गए। शरद बाबू ने उत्तर दिया, वह तो जाएंगे ही। सुनकर देशबंधु चकित हो उठे। शरद बाबू बोले, मोसाय, 2 स्त्रियों को लेकर गृहस्थी चलाने में मनुष्य के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। आप तो 2 स्वामियों को लेकर घर गृहस्थी करने चले हैं। आपके प्राण नहीं जाएंगे तो किसके जाएंगे? यह गंभीर तर्क सुनकर सभी उपस्थित व्यक्ति अट्टहास कर उठे। दोनों स्वामियों ने भी मुक्त कंठ से उसमें अपना योग दिया। संभवतः इसी कारण बाद में दोनों में समझौता भी हो गया। शरद बाबू की परिहास वृत्ति सचमुच बड़ी मुखर थी। बहुधा कठिन समय में वही वृत्ति वातावरण को बदल देती थी। उन दिनों अधिकांश व्यक्ति मोटा खद्दर पहनते थे। अनिल वरण राय तो मोटे खद्दर का केवल एक गमछा ही धारण करते थे। लेकिन इसके विपरीत सुभाष चंद्र के बड़े भाई शरदचंद बोस अत्यंत महीन खद्दर की धोती, कुर्ता और चादर का प्रयोग करते थे। वैसे भी वे विशालकाय व्यक्ति थे। धोती टखने तक आती, पंजाबी कुर्ता भी खूब लंबा और ऊपर से चादर। एक दिन किसी ने विनोद में पूछ लिया, शरद बाबू, आपका यह महीन खद्दर कहाँ तैयार होता है? शरद बाबू ने समझा कि वे बंधु उनके बारीक खद्दर पहनने पर आक्षेप कर रहे हैं। उग्र होकर बोले, भागलपुर में। लगा जैसे कोई अप्रिय घटना होने वाली है कि तभी साहित्यिक शरदचंद बोल उठे, अजी, हमारे यहाँ सब प्रकार के नमूने हैं, वैचित्र होना ही अच्छा है। अनिल वरण राय खद्दर की मदर टिंचर हैं और शरदचंद बोस 200 डाइल्यूशन। होम्योपैथिक दवाओं के सिद्धांत के इस उदाहरण से वातावरण बिल्कुल ही बदल गया। सब लोग अट्टहास कर उठे और शरदचंद बोस भी उस समय व्यंग की चोट कर भूल कर हंसने लगे। लेकिन कभी कभी यह व्यंग बड़ा कठोर हो उठता था। दिल्ली कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर शरदचंद अन्य मित्रों के साथ दर्शनीय स्थान भी देखने गए थे। एक दिन वे लोग कुतुब मीनार के पास एक विकराल बावड़ी देखने गए। तुरंत 3 मंजिल से उसमें कूदने वाला एक व्यक्ति पांडा उनके पास आकर हाजिर हो गया। सुभाष चंद्र ने उनको 1 रुपया दिया। वह तुरंत नीचे कूद पड़ा। बाप रे, कैसा लोमहर्षक दृश्य था। जरा सा कुएं जितना घेरा, कृपण के धन जैसा रोशनी, जरा इधर उधर हुए तो हड्डी पसली गई। पर वह पंडा तो फिरा कर रुपया मांगने लगा। बोला, 1 रुपया और दीजिए, फिर कूदूंगा। सुभाष चंद्र
किरण शंकर राय, दिलीप कुमार राय सभी ने मना कर दिया, परंतु शरद बाबू ने तुरंत 1 रुपया निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। बोले, कूदो। चकित होकर सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्यों, अभी तो देख चुके हैं। शरद बाबू हंसकर बोले, कौन जाने इस बार इधर उधर हो जाने से चोट लगे या डूब जाए, तब एक दुस्साहसी पंडा तो कम होगा। यहां से वे अपने छोटे भाई प्रभाष चंद्र अर्थात स्वामी वेदानंद के पास वृंदावन गए। साथ में कई मित्र थे। एक दिन सभी राधा कुंड देखने गए। उन्हें देखकर कई पंडे साथ आ लगे और पैसे मांगने लगे। किसी के समझ में नहीं आया कि क्या दें, लेकिन शरद बाबू ने तुरंत 2 रुपए निकाले और उनके बीच में फेंक दिए। सभी चकित थे। 2 रुपए? शरद बाबू बोले, देखा नहीं, उन रुपयों पर वे सब कैसे झपटे थे। मैंने सदा के लिए उनमें झगड़ा करा दिया है। ये रुपए किसके हैं, वे कभी फैसला नहीं कर पाएंगे। क्रूर हास्य की ये घटनाएं क्या स्पष्ट नहीं करती कि इन तमाशों से उन्हें कितनी घृणा थी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 6 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।